प्रस्तुत है प्रसिद्ध लेखक बहुचर्चित रचनाकार कृष्णचंद्र की एक कहानी हबीबा। क्या खूबसूरत औरत महज एक जिस्म होती है? यदि नहीं तो कैसी होती है वे अनुभूतियाँ जो एक औरत की मानसिक आकृति को पहचान पाती है? खूबसूरत औरत का बुढ़ापा बुझे हुए ज्वालामुखी की तरह होता है। अब लावा बरस चुका, पानी और आग का तूफान गुजर चुका। अब क्रेटर की तरह तह में कुछ गर्म राख बाकी है, जिसमें कभी कभी कुछ शरारे चमकते हैं। दिल्ली में मैंने हबीबा का यौवन देखा था और अब लंदन में उसका बुढ़ापा देख रहा था। बीच में 30 साल थे। दिल्ली की वह शाम मुझे अक्सर याद आती है। मैंने हबीबा से कहा, जब तुम्हें पहली बार और आखिरी बार अंसारी के घर देखा था, तुमने जूते उतार दिए थे और गलीचे पर मटक मटक कर टहल रही थी। यह कहो, टहल टहल कर मटक रही थी। अब कुछ भी कहो, हबीबा एक उदास मुस्कुराहट से बोली। मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारी आकृति का बयान कर सकूं। मानसिक आकृति, क्योंकि खूबसूरत औरत महज जिस्म ही तो नहीं होती, वह एक प्रभाव होती है। बार बार मुझे तुम्हारे जिस्म का रंग याद आता है। तुम्हारे अंग अंग से नूर यूं छलक रहा था जैसे कांच की सुराही से शराब का रंग छलकता है। वह नूर किस चीज़ का था? इस कल्पना से कहा कि मैं खूबसूरत हूँ। हबीबा हंसकर बोली, तुम्हारी वह आकर्षक हंसी अब तक बाकी है। न जाने किस तरह तुमने उसे सुरक्षित रखा है। मेरे लिए एक पहेली। बहरहाल तुम्हारी हंसी आज भी इंग्लैंड के इस मौसम में इटली के आसमान की याद दिलाती है। शुक्रिया। हबीबा मेरा हाथ जरा सा दबाकर बोली। इस उम्र को पहुंचकर औरत एक भिखारिन बन जाती है, तारीफ के एक एक टुकड़े के लिए तरसती है। मुझे याद कर लेने दो वह जिस्म, मैंने कहा। फालसाई गरारे के रूप हले कढ़ाई में झिलमिलाता हुआ, रेशमी जाले की धुएं की आग में सुलगता हुआ लावा, बेचैन बाहों में थिरकता हुआ मुंह जोर और फाड़ पड़ने के लिए तैयार तुम्हारा हुस्न बहुत खतरनाक था। आज भी याद करता हूँ तो डर लगता है किसी ज्वालामुखी पहाड़ के मुख पर खड़ा हूँ। मगर जिस्म से ज़्यादा तुम्हारी बातें याद है। हसीन औरत की हिमाकत की बातें भी इल्हाम का दर्जा रखती है। मगर जब वाकई एक खूबसूरत औरत बातें भी समझदारी करने लगे तो क़यामत हो जाती है। मज़े की बात यह है कि तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं हो, हबीबा बोली। उस वक्त मैं याद रखने के लायक नहीं था, मैंने बताया। औरत की नौजवानी मर्द की नौजवानी से भिन्न होती है। औरत की नौजवानी पूर्ण होती है, मर्द की अधूरी और कच्ची। उस पर परिपक्वता की हालत बहुत देर से आती है। हबीबा कुछ देर तक सोचती रही, फिर मुस्कुराई, फिर जरा रुक कर एक बार ये हंस पड़ी, जैसे साफ शकाफ और चमकते पानी का फव्वारा फिजा में बुलंद हो गया हो। फिर एकाएक ऐसे चुप हो गई जैसे किसी ने फव्वारे पर पाँव रख दिया हो। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह कुछ याद कर रही थी। मेरा हुस्न हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम रहा, वह सोच सोच कर बोली। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अपने हुस्न से नफरत रही है। यूँ तो हुआ ही नहीं। कोई मर्द किसी औरत की खूबसूरती से इतना प्यार नहीं करता जितना वह खुद करती है। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जैसा तुम कहते हो खूबसूरती का अपना एक प्रभाव होता है, तो मर्द ऐसा क्यों करते हैं? वह इस प्रभाव को खरीदने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर तुम्हारे अंदर कोई खूबसूरती नहीं है तो तुम बाहर की खूबसूरती खरीद कर भी क्या कर लोगे? खूबसूरती को बार बार हाथ लगाने से क्या वह खूबसूरती तुम्हारी हो जाएगी? मैं पूछती हूँ, गुलाब के फूल का मालिक आज तक कौन हुआ है? मैं यह नहीं कहती शादी करना बुरा है, लेकिन मालिकियत का एहसास यकीनन बुरा है। और फिर मर्दों का यह दोगलापन। शादी के पहले मेरी जान, मेरी डार्लिंग कहते कहते मुंह सूखने लगता, हाथ जोड़ते हैं, एक निगाह के लिए तरसते, गिड़गिड़ाते हैं, पाँव पड़ते हैं और फिर शादी करते ही घर के आंगन में ले जाकर थान पर बांध देते हैं, एक गाय या भैंस की तरह जिसका दूध दुहा जाएगा और बछड़ा पैदा किया जाएगा। हबीबा बोलते बोलते चुप हो गई। उसकी आंखें धुआं धुआं हो गई। हबीबी की तलखी उसकी ज़िंदगी से थी। हबीबा का पहला पति सुपरिटेंडेंट पुलिस था। उसने हबीबा को घर में हवालात की तरह बंद रखना चाहा। हबीबा उसकी खूबसूरती पर रिझ गई थी, मगर यह खूबसूरती महज ऊपरी थी। हबीबा का पति एक बैल की तरह खूबसूरत था और एक सांड की तरह मजबूत, लेकिन उसमें वह एहसास की नजाकत नहीं थी जिसके बिना हबीबा जिंदा नहीं रह सकती थी। इसीलिए वह पहले अपने पति से रस्सियाँ तोड़वा कर भागी। दूसरी बार उसने एक ICS से शादी की। शादी के पहले कोर्टशिप के दिनों में मर्द एक दूसरा ही आदमी होता है। अंसारी को मालूम हो चुका था कि हबीबा
हसीन होने के अलावा बुद्धिमान भी है, सुरुचिपूर्ण है, संवेदनशील भी है। इसीलिए उसने अपनी कोर्टशिप शेक्सपियर से शुरू की। बीच में गालिब आए, ब्राउनिंग आए, मातिस की चित्रकारी आई। चलिए शादी हो गई। हबीबा बहुत खुश थी, ढंग का पति मिला, लेकिन अंसारी शादी के बाद फिर आईसीएस बन गया। हबीबा से ऐसा सलूक करने लगा जैसे वह उसकी बीवी नहीं, अंडर सेक्रेटरी हो। उसकी बातों की मिठास भी जाती रही। ऐसा कठोर स्वर हो गया जैसे वह अपनी बीवी से बात नहीं कर रहा हो, किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर रहा हो। हबीबा को बहुत निराशा हुई। उसने अंसारी से भी तलाक ले लिया। इस अरसे में उसका एक बच्चा सुब्रनेंट पुलिस से और 2 बच्चे आईसीएस से हो गए। हबीबा भी बहुत खूबसूरत थी। लोग कहते हैं कि वह अपने वक्त में उत्तरी भारत की सबसे खूबसूरत औरत थी। लोग यह भी कहते हैं कि ऐसा हुस्न तो आज तक देखा ही नहीं गया, इसलिए तीसरा पति चुनने में हबीबा कोई कठिनाई नहीं हुई। अब के उसने एक लेखक पति को चुना। भावुक स्वभाव, शायर मिजाज, बात बात पर औरतों की तरह झेप जाने वाला यह पति हबीबा के शुरू में बहुत पसंद आया, लेकिन जल्दी ही रंग उतरने लगा। वह सुरुचि की त्वचा कितनी बारीक थी, उसके अंदर कितनी तेजारत थी, शोहरत की कितनी हवस थी, अन्य लेखकों के लिए जलन थी, पैसों को गालियां देने के बावजूद हर समय पैसा हथियार लेने के लिए कितनी इच्छा थी, हर समय पूंजीपतियों को गाली देने के बावजूद उन्हीं की जूतियां चाटने की कितनी खुफिया ख्वाहिश थी। उदार हृदयता, इंसानियत, सेवा, नेक दिली का लवादा उड़े हुए ये लेखक अंदर से कितना तंग नज़र और खुर्दगर्ज था। अब इस बात का अंदाज़ा हबीबा को होले होले होने लगा। तो उसकी तबीयत बुझती गई और एक दिन धीरे से उसके पति ने हबीबा को सलाह दी कि वह फिल्म एक्ट्रेस बन जाए। तो हबीबा को एक धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि अगर वह इस लेखक से शादी करने की बजाय जोहरी बाजार की किसी जोहरी से शादी कर लेती तो वह इस हीरे की परख ज़्यादा बेहतर तरीके से करता। हबीबा उस लेखक से भी अलग हो गई। धीरे धीरे अब वह इस नतीजे पर पहुंचने लगी कि उसके लिए शादी करना ही गलत होगा। मगर उसका हुस्न शोले जैसा और ज्वालामुखी समान था। उसे देखते ही ऐसा लगता था जैसे किसी ने अंगारा छू लिया हो या गर्म गर्म लाफे पर हाथ रख दिया हो। हबीबा सचमुच अब हुस्न शायरी और शादी से उकता चुकी थी, लेकिन आशिक थे कि बुलाए फिरते थे। जिधर जाती प्रेमी शहद की मक्खियों की तरह भिन बनाने लगते। हबीबा को उनके इश्क से मितली होने लगती। उनकी बातें सुनकर जी मितलाने लगता। अब वह किसी मर्द के हाथ में अपना हाथ नहीं देगी। जितना उसका इनकार पक्का होता, मर्दों का ऐतराज़ बढ़ता गया। यूँ तो आशिकों का एक समूह था, लेकिन उनमें 2 मर्द ध्यान देने योग्य थे। एक तो बेहद बेवकूफ़, सीधा साधा, मगर बेहद अमीर। उसके सारे चोचले बच्चों जैसे थे। उसे देखकर हबीबा के दिल में एक ख्याल आने लगा, क्यों ना अब एक ऐसे मर्द से शादी की जाए जिस पर बीवी की बजाय माँ जैसा हक जताया जाए। दूसरा मर्द जंगलों का ठेकेदार था, अनपढ़ और अपने अनपढ़ होने पर मगरूर, क्योंकि अनपढ़ होने के बावजूद वह कल्चर और शेक्सपियर, थिएटर और कला, चित्रकारी और शायरी, इन सब से न सिर्फ अनभिज्ञ था बल्कि अनभिज्ञ रहना भी चाहता था। उसकी सेहत बहुत अच्छी थी। उसे शिकार का बहुत शौक था। उसे देखकर हबीबा को ख्याल आया कि इतना भावुक, मानसिक और सांस्कृतिक जीवन बिताने के बजाय किसी ऐसे पति के साथ जंगलों में जीवन बिताना कितना दिलचस्प होगा। कभी वह बेवकूफ़ अमीर की तरह झुकती, कभी उसका दिल ठेकेदार की ओर उन्मुक्त हो जाता। कभी वह दोनों से दूर रहना चाहती थी। वह कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। दोनों को चाहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। वह यह केवल सोच रही थी कि उन दोनों में से किसके साथ ज़िंदगी बिताई जाए। जिस बात का फैसला हबीबा नहीं कर सकी, उसका फैसला उन दोनों आशिकों को लेकर उसका किस्सा बेहद मशहूर है। किस तरह से लखनऊ के एक बाग में उन दोनों आशिकों ने हबीबा की खातिर ड्यूल मल्ल युद्ध लड़ा। ड्यूल की रस्म हमारे यहाँ की रस्म नहीं है। हम इश्क में या तो खुद जहर खा लेते हैं या लड़की को ज़बरदस्ती भगा ले जाते हैं। हमारे यहाँ ड्यूल नहीं होता, लेकिन हबीबा के लिए यहाँ की पवित्र परंपरा भी तोड़ डाली गई और उन दोनों आशिकों ने लखनऊ के एक बाग में पिस्तौल लेकर ड्यूल लड़ा और नतीजे में दोनों मारे गए। अखबारों के पहले सफ़े पर बड़े अक्षरों में इस ड्यूल की खबर हबीबा की तस्वीर के साथ छपी। इतना हंगामा हुआ कि बेचारी हबीबा को अपना वतन छोड़कर लंदन जाना पड़ा। उसके माँ बाप बहुत अमीर थे, इसलिए उसे लंदन में रुपए पैसे की कभी कठिनाई नहीं हुई। फिर उसने अपने बच्चे को भी लंदन बुला लिया और इसके तीनों साबक पति अपने बच्चों के लिए माकूल वजीफे भेजने लगे, इसलिए हबीबा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। बच्चे कहाँ हैं? वो तो पाकिस्तान चले गए, 2 हिंदुस्तान में और मैं यहाँ हूँ लंदन में। उसके बदन में एक झुरझुरी सी आई और चुप हो गई। बाहर बर्फ़ खामोशी से गिर रही थी। बाहर आतिशदान में आग जल रही थी। लोहे की एक लंबी सलाख अपने हाथ में लेकर उसके
हुक में एक डबल रोटी का टुकड़ा फंसा कर वह उसे आतिशदान की आग पर गर्म करती, फिर दूसरा टुकड़ा। इस तरह से बारी बारी हम उस सलाख से टोस्ट बनाते रहे और हंगर पर बनाकर खाते रहे। ईरानी गलीचे पर रखे हुए सुनहरे जाम, हम दोनों के सामने फर्श पर बैठे हुए, दीवारों पर हबीबा की तस्वीरें, इंग्लैंड के शाही खानदान के साथ, बड़े बड़े आदमियों के साथ। वे लोग अपने पद की दृष्टि से महान थे या कला से में महान थे, तो हबीबा अपने हुस्न में महान थी। अंग्रेज कौम में भ्रष्टाचार आज भी बाकी है, हबीबा बोली। शाही खानदान वाले खास मौक़ों पर आज भी हबीबा को बुलाते हैं और उसकी गिनती लंदन की सुंदरतम औरतों में करते हैं। अंग्रेज कौम, इसमें क्या शक है? मैंने जरा अतिशयोक्ति से काम लेते हुए कहा, मैंने 55 बरस की इतनी खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी। 55 बरस की? हबीबा ने किसी कदर उदासी और तल्खी से कहा। मैं चुप हो गया। वह बोली, एक लंबे अरसे तक मैं अपनी उम्र के खिलाफ लड़ती रही। शैम्पू, हेयर ऑयल, क्रीम और रोज बिजली, पानी, भाप और मालिश, यह सब कुछ मैंने किया जो इस लड़ाई में ज़रूरी है। और क्यों न करती? जो चीज़ जिसके पास होती है वह उसे संभाल कर रखना चाहता। मेरे पास मेरा हुस्न था, तो फिर मैं उसे संभाल कर रखने की कोशिश क्यों न करती? मगर यह वक्त की छलनी कैसी चाली में बूंद बूंद करके हुस्न बह जाता है, आखिर में छलनी के सुराग रह जाते हैं। क्या तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं हुई तो बहुत प्यारे बच्चे थे जब तक मेरे पास रहे तब, और अब भी उनके खत आते हैं। अब इस उम्र में विश्लेषण करती हूँ तो महसूस होता है कि मुझे अपने हुस्न के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं रही, किसी पति से नहीं, किसी दोस्त से नहीं, किसी बच्चे से नहीं, किसी से भी उतनी मोहब्बत नहीं रही जितनी अपने हुस्न से करती रही। मैं कभी मां न बन सकी, हबीबा ही रही। शायद यह उसी तरह की मोहब्बत है जिसे कलाकार को अपनी कला से होती है। मैंने कहा, हाँ मगर फ़र्क है, हबीबा बोली। कलाकार की कला उसकी ज़िंदगी के साथ जाती, हुस्न रास्ते में ही साथ छोड़ जाते हैं। अब यह मालूम हुआ है। अगर हुस्न में तुम्हारी मुराद त्वचा की ताजगी, अगर हुस्न से तुम्हारा मतलब सिर्फ आंखों की चमक से, रूह की ताजगी और दिल की चमक से नहीं, तो तुम सच कहती हो। लेकिन एक हुस्न अंदर का भी तो होता है। अगर आदमी, औरत या मर्द वह हुस्न और संतुलन अपने अंदर पैदा कर ले तो कभी बूढ़ा नहीं होगा। मैंने बादशाही थिएटर में 50 साल से ज़्यादा उम्र की बूढ़ी उलो नोवा को 16 बरस की मीजल की भूमिका में तितली की तरह नाचते हुए देखा है। कलात्मक संतुलन ने वक्त और हुस्न दोनों को स्थिर कर दिया है। मैं उला नोवा नहीं हूँ, हबीबा नाराज होकर बोली। मैं हबीबा हूँ और इस कदर चाही गई हूँ कि अपनी बाहरी हुस्न कभी भूल नहीं सकी। भूलने की कोशिश की तो कभी किसी ने भुलाने नहीं दिया। सुनो हबीबा, मैंने उसकी तल्खी को दूर करने का प्रयत्न करते हुए कहा, जिस दिन तुम्हें पहले पहले देखा था उसी दिन से तुम इश्क करने का ख्याल आया था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत कम उम्र था। और अब उसने तीखी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, अब क्या है? अब तो बहुत देर हो चुकी है। हबीबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपना जाम उठाकर इतने ज़ोर से आतिशदान में फेंका कि मैं उसके छनाके से चौंक पड़ा। किसी अंग्रेज ने मुझसे आज तक ऐसी बेहूदगी से बात नहीं की। वह गुस्से से बोली, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अंग्रेज नहीं हूँ। मैंने उसके लिए दूसरा जाम बनाते हुए कहा, तुमने इंग्लैंड में रहकर किसी अंग्रेज से शादी क्यों नहीं की थी? वह अपने आंसू पोंछ कर बोली। वह एक अंग्रेज वैज्ञानिक था और बहुत शरीफ, मासूम, भोला आदमी था, मगर उसमें एक बुराई थी, वह मेरे तलवे चाटता था। हाँ वाकई, दिन में एक बार जरूर वह मेरे तलवे अपनी ज़बान से चाटता था। इसमें उससे लुत्फ़ आता था, लेकिन मुझे बहुत घिन आती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई भैंस मेरे करीब बैठकर जुगाली कर रही हो। यह कहकर वह मुस्कुराकर जोर से हंसी। उसकी हंसी का फव्वारा कमरे में फानूस की तरह रोशन हो उठा। 3 महीने बाद मैंने उससे तलाक ले लिया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ फटकूल आशिक। और अब? मैंने उससे पूछा। और अब? उसने कहा, चलो दूसरे कमरे में। हम दूसरे कमरे में पहुँचे। वो कमरा फर्श से छत तक तस्वीरों से पटा पड़ा था। इजल की एक अधूरी तस्वीर थी। रंग और ब्रश अस्त व्यस्त से पड़े थे। दीवारों पर छोटे छोटे कैनवास टिके थे। बड़ी भयानक तस्वीरें थी। उन सब में एक ही चेहरा था, एक ही जिस्म था, हबीबा का अपना जिस्म। कभी वो चेचक का मारा, कभी जख्मों से भरा, कभी खून पीप में लुथरा हुआ, एक आंख बाहर निकल कर लटकी हुई, कभी तोते की तरह मुड़ी हुई, कभी जीनियों की तरह पिचकी हुई, कभी होठ फटे हुए, कभी दांत गायब, कभी हड्डियों का पिंजर, कभी सूखी खाल में एक एक पसली स्पष्ट। लेकिन इन सब तस्वीरों में हबीबा के सिवा कोई न था। मुझे कादर यार ने बताया था। मैंने हबीबा से कहा कि तुम तस्वीरें बनाते हो मगर किसी को दिखाती नहीं। मैं तुम्हें अपनी यहाँ तस्वीरें दिखाने के लिए नहीं, अपने पति से मिलवाने के लिए लाई थी। तुम्हारा पति? हाँ। वह बोले, आओ तुम्हें मिला दूँ नए पति से। वह मुझे एकाएक तस्वीरों के पीछे ले गई। एकाएक मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरे सामने एक बहुत बड़ा पाइथान पड़ा था, बहुत मोटा और कई फुट लंबा। अजगर कुंडली मारे हुए एक कोने में अर्ध मदहोश पड़ा था। उस रात हबीबा ने हमें सुबह के नाइट क्लब में सुपर पर आमंत्रित किया था, मुझे और मेरे दोस्तों को। मैंने कादर यार, मनमोहन और उसकी
बदसूरत यूनानी लड़की को आमंत्रित कर लिया था। कादर यार और मनमोहन यह देखकर बहुत हैरान हुए कि हबीबा जैसी औरत से मेरा परिचय है, जो एक अमीर औरत है, जिसकी गिनती 10-15 बरस तक लंदन की सुंदरतम औरतों में होती रही है, जो कई बार शाही खानदान की मेहमान रह चुकी है। उस हबीबा ने आज हमें सुपर पर बुलाया। जी हाँ, मैंने सादगी से कहा, जिस पर हमें गर्व ही नहीं शक भी हो सकता था। हम लोग वक्त पर पहुंच गए थे, मगर हबीबा अभी तक नहीं आई थी। हमारी टेबल एक खूबसूरत कोने में सजी हुई थी, जहाँ वेटर ने हमें ले जाकर बिठा दिया। मैंने पाइथान वाला किस्सा अपने यारों को सुनाया। कादर यार तो इस कदर गहरी सोच में पड़ गया, अगर मनमोहन को तो जरा हैरत नहीं हुई। इसमें ताज्जुब की क्या बात है। मनमोहन अपनी बदसूरत महबूबा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब वो एक पाइथान पाल लेता है, या कोई बदसूरत लड़की या कोई बदसूरत भावना पाल लेता है। अपने माहौल से बेजारी की एक सूरत यह भी है कि आदमी जिसके साथ रहने पर मजबूर हो जाए उसका मुंह चढ़ाता है। जैसे मैं इस लड़की का मुंह चढ़ाता हूँ। बेजारी और नफ़रत भी एक तरह का पाइथान है, यानी हर नफ़रत की दुम होती है और उसमें जहर भी होता है। कादर यार बोला, अब मैं समझने पर मजबूर हो गया हूँ कि फ़िज़िक्स के नियम की हर क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है, और यही तीव्रता के साथ होती है। सिर्फ फिज़िक्स की दुनिया ही नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की दुनिया पर भी लागू होता है। जब इंसान अपने माहौल, अपनी ज़िंदगी और अपनी तरतीब से मायूस हो जाए तो भीतरी संतुलन बिगड़ जाता है। फिर संतुलन संभालने के लिए, उसे मानसिक घुटन को रास्ता देने के लिए इंसान को क्या क्या यत्न करना पड़ता है। वह एक पाइथान पाल लेता है, कोकीन खाता है, भयानक चित्रकारी करता है, चरस का दम लगाता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है और 10,000 आदमियों के सामने से 2 घंटे तक बकवास करता है, या बोर पर बोर कहानी लिखे चला जाता है, या उसे हर रोज़ किसी नई लड़की से इश्क करता है, और अगर ये सब कुछ नसीब नहीं होता तो घर जाकर अपनी बीवी को गाली देता है और बच्चों को पीटने में मग्न हो जाता है। तुमने जितनी बातें कही, मैंने कादर यार से कहा, उनमें सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बात मुझे पसंद आई। पानी की घुटन की अभिव्यक्ति के और भी तरीके हैं। अपने माहौल से बेजारी की अभिव्यक्ति किसी को गाली देने में क्यों हो? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में क्यों न जाहिर हो? तुम तो हर बात में एक मकसियत घसीट लाते हो। मनमोहन नाराज होकर बोला, फिर रुका और बदल कर अपनी महबूबा से पूछने लगा, पाइथान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खा जाएगा, यूनानी लड़की बोली। हम सब हंसने लगे, वह भी हंसी। उफ, कितनी भयानक हंसी थी, कैसे मेले और पीले पीले दांत थे। फिर बोली, लेकिन यह सब एक अच्छा है। दूसरे लोग टुकड़े टुकड़े करके महीनों और सालों से अपनी बीवी को खाते हैं। यह पाइथान एक ही झटके में हबीबा को निकल जाएगा। एक बार मरना अच्छा है 1000 बार मरने से। कैसी खौफनाक शिद्दत थी उस लड़की की बातों में। उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। अब वो मुझे कुछ कुछ खूबसूरत नजर आने लगी, क्योंकि बुद्धिमानी भी चेहरा बदल देती है। फिर बस सूरती निकल जाती है, झुर्रियाँ और शिकने गायब हो जाती, उम्र कम हो जाती है। सिर्फ एक रोशन ख्याल का रोशन प्रभाव चेहरे पर दमकता रह जाता है। हबीबा ने यही गलती की, उसने अपने हुस्न को बखूबी संभाले रखा। जिंदगी भर अपने गालों के गुलाब खिलाती रही और भूल गई कि वह गुलाब जो दिल की टहनी पर उगते हैं, जो एक मामूली औरत की आरज़ू है, ममता, सानिध्य, समर्पण, त्याग, किसी में खुद को खो देने की तमन्ना, किसी को सपना सब कुछ देने की आकांक्षा। हबीबा भूल गई कि कपूल के गुलाब मर जाते हैं, लेकिन आरज़ू के गुलाब सदैव जिंदा रहते हैं। एकाएक नाइट क्लब का दरवाज़ा खुला और हम सब उधर देखने लगे। हबीबा नाइट क्लब के दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें गहरे काजल से सवरी हुई, गहरे चेहरा गहरे मेकअप से दमकता हुआ, गले में एक हीरे का गुलबंद झिलमिलाता हुआ। उसने अपने हाथ एक ऐसे अंग्रेज के हाथ में दे रखा था जिसकी उम्र मुश्किल से 22 साल की थी।